बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मौलियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए दुनिया को पाकिस्तान की मदद करनी होगी, जबकि चेयरमैन NDMA ने कहा कि पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली के असरात खतरनाक हैं और अगले साल इसकी शिद्दत में 22% तक इजाफा भी हो सकता है। जबकि दूसरी जानिब बानी पिचाई की तवील अरसे के बाद खानदान और पार्टी अरकान से मुलाकात करवाई गई। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि बानी पिचाई की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की तमाम कमेटियों से फौरी मुस्ताफी हो जाए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, बानी पिचाई की तवील अरसे के बाद खानदान और पार्टी अरकान से मुलाकात भी करवाई गई, जबकि बानी पिचाई ने सलमान अकरम राजा साहब का जो इस्तीफा था उसको मुस्तरद कर दिया है। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई और काफ़ी तशवीश थी तहरीक इंसाफ में और उनकी फैमिली में भी और पार्टी के अंदर भी की मुलाकात क्यों नहीं हो रही। मुल्क में दोबारा मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों के स्पेल की जो आज बात की जाएगी वो अल्लाह ताला खैर करे। और दूसरा ये है कि बहुत कुछ हो रहा है इस वक्त ख़ित्ते में, दुनिया में, और वो बराह रास्त पाकिस्तान पे असरअंदाज हो रहा है। हर वाक़या असरअंदाज हो रहा है, इसलिए कि पाकिस्तान बिल्कुल एक मरकज़ में ना सिर्फ ये है कि पहले तो हम कहते थे ना कि उसकी जियो पोलिटिकल लोकेशन की वजह से, अब वो थोड़ा जियो पोलिटिकल लोकेशन से बढ़ के जो है पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी के हवाले से उसका जो असर है वो सिर्फ उसका जो उसकी लोकेशन से बढ़ गया है। ठीक है ना। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो फिर ये कहा कि 7 जहाज गिरे भारत के, फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। अच्छा, यहाँ से आज ज़रा शुरू करते हैं कि खत्ते अपने ज़रा उस पड़ोस से स्टार्ट करते हैं और फिर हम जाएंगे यूक्रेन पे और बाकी गज़ा पे। तो आज ज़रा यहाँ से शुरू करते हैं। आज ज़रा कल प्रेसिडेंट ट्रंप की जो है बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मुलाकात हुई साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं ली जाए म्योंग, उनके साथ। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बड़ी अच्छी मुलाकात हुई। ये बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं जो साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं। और ये साउथ कोरिया जो है ये एक बड़े पसमानदा ख़ानदान से आगे बढ़ते रहे ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में पहुँचे, फिर सदर मुंतखब हुए, और कल इनकी मुलाकात जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप से हुई। अच्छा, कौन सा साउथ कोरिया? पहले तो ज़रा ये ज़हन में रख लेना कि साउथ कोरिया कौन सा साउथ कोरिया? ये वो साउथ कोरिया है जहाँ पे पिछले साल जो है वो ये जो योन सुक योल हैं वहाँ पे उन्होंने दिसंबर में यानी एक अजीब व गरीब हरकत ये की थी, और हमने बड़ा तफसीलन यहाँ डिस्कस किया था कि उन्होंने एक मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की थी, जो कि कोई 2.5 घंटे के बाद ही वहाँ पे अरकान पार्लियामेंट ने पहुँच के और उसके बाद वो मार्शल लॉ को उन्होंने जो है वो गैर कानूनी करार दे दिया था। उन्होंने कहा था मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, फिर इस्तीफ़ा दूंगा, फिर वो सारा फड्डा वड्डा चलता रहा। ये वो साउथ कोरिया है। ठीक है। तो साउथ कोरिया में अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि अच्छा, जो अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए थे उनमें से एक जो हैं ये मौजूदा सदर जो अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं, और ये जो ली जाए मोंग है ये मतलब वहाँ पर पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत ज़्यादा आहिस्ता आहिस्ता ठंडा हो रहा है। साउथ कोरिया जो है उससे निकल रहा है, लेकिन बहरहाल ये एक बड़ी अजीब सी बात हमें नज़र आई कि एक मार्शल लॉ जो है वो लगा, और इससे पहले कि फ़ौज का मतलब उनके जो साबिका प्रेसिडेंट थे उन्होंने रात के वक्त आके तकरीर की तो वो फ़ौज बाद में पहुंची, मार्शल लॉ लगाने पहले अरकान पार्लियामेंट पहुंच गए, उन्होंने कानून पास कर लिया, वो गिरफ्तार हो गए, करप्शन केसेस चल रहे हैं उनके अहलिया पे। बहरहाल एक पॉलिटिकल टर्मोइल से मुल्क निकल रहा है। ये उनके बड़े ज़बरदस्त नए जो सदर हैं साउथ कोरिया के। अच्छा, अब इनकी मुलाकात हुई, और अच्छा मुलाकात कौन सा साउथ कोरिया? साउथ जो कोरिया है ये कोरियन पेनिनसुला, जहाँ पर 1953 में जंग ख़त्म हुई साउथ और नॉर्थ कोरिया की। और अगर हम एक दफ़ा वो देख लें मैप, तो उसमें हमें जो है वो 10th उसमें DMZ
डीमिलिटराइज जोन है, लेकिन उससे हट के जो है वो एक मिलिट्री डिमार्केशन लाइन नॉर्थ में है और मिलिट्री डिमार्केशन लाइन जो है वो साउथ में है, और 38 पैरेलल के ऊपर ये यानी ये जो है ये फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट है, सही। इसका ये हल नहीं हुआ, जी। ठीक है, ये हल नहीं हुआ, जंग अपनी जगह रुक गई और उसके बाद जो है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, कोरिया, कोरियन पेनिनसुला, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, और ये जो है ये हमें ये नजर आता है। अब साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से उनकी मुलाकात हुई, ये ठीक है, और नॉर्थ कोरिया वो है जो कि यूक्रेन में लड़ा है रशिया के साथ, जी। और साउथ कोरिया वो है जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है और अमेरिका से मिला है, उनके प्रेसिडेंट मिले हैं जी। और जहां पर साउथ कोरिया में ये कोरियन वॉर और इसके सबके बाद 28,500 अमेरिकन फौज वहां पे मौजूद है। 28,500 फौज तब से लेके अब तक 1961 में माहिदा हुआ, फिर 65, वो एक उनके माहिदे होते रहे मुख्तलिफ, और उसके नतीजे में निकला कि वो नॉर्थ कोरिया ना आ जाए और सोवियत से ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए। तो कोल्ड वॉर के दौरान ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट जगह रही है। पैसिफिक में 28,500 अमेरिकन ट्रूप्स मुस्तकिल मौजूद हैं साउथ कोरिया में। जी। अब 28,500 मौजूद हैं अमेरिकन ट्रूप्स, तो ये क्या उस दिन सारे क्या कर रहे थे जिस दिन मार्शल लॉ लगाने की कोशिश हुई और नाकाम हो गई, तो ये उनका चूंकि रोल नहीं है तो, और ये जो है ये ध्यान में रखें, अगर 8 स्लाइड को हम दोबारा रिवाइज कर लें कि ये यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स कोरिया कहलाती है। यूनाइटेड स्टेट्स फोर्स कोरिया ये अलग एक फोर्स है, अलग 28,500 फौज जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स फोर्सेस कोरिया के नाम से मौजूद इसका नाम है, और ये इंडो पैसिफिक में आती है, और फिर उसके जो है मुख्तलिफ उसके कमांडर्स हैं और ये सारे। अब यहाँ पर ये 1 जुलाई 1957 ये जो हमें नज़र आ रहा है ना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया यूएस के दरमियान ये कोऑर्डिनेशन हुई। अच्छा, चूंकि जंगबंदी हुई थी तो यूनाइटेड नेशंस भी मौजूद है वहाँ, ये भी ध्यान में रखें। अक़वाम मुत्तहिदा की अमन फौज भी है, लेकिन 28,500 की तादाद में मौजूद है अमेरिका, और वो मौजूद है फोर्सेस यूएस फोर्सेस कोरिया इंडो पैसिफिक में, उनका कमांड के अंडर आते हैं। अच्छा, अब इनके प्रेसिडेंट जो हैं वो ये वो साउथ कोरिया है, ठीक है। इनके प्रेसिडेंट जो है यानी 2-3 इश्यूज, एक तो ये है कि बगावत की कोशिश नाकाम हुई, दूसरा ये कि वो नॉर्थ कोरिया जो कि यूक्रेन में जाके जिसकी फौज रशिया से के साथ लड़ी, और जो कि अभी चंद रोज़ पहले वहाँ पे तकारीब भी हुई जिसमें उनके जो नॉर्थ कोरिया के जो किम जोंग युंग हैं वो मौजूद थे, और पुतिन जो हैं अभी उनके बड़े करीब और बड़ा उनके गहरे उनके रिश्ते हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो साथ जो मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात में 3-4 बातें जो हैं बड़ी दिलचस्प हुई। एक तो यह है कि देखें इनकी जो है ना, अगर हम यहाँ पे जल्दी से हम इस पे नज़र डालें, इनके जो इनके पास जो बेसिस है ना, ये अगर हम देखें फर्स्ट तो 28,500 फौज है, और ये मुख्तलिफ इलाकों में कैंप केसी, कैंप रेड क्लाउड, कैंप मार्केट, ये पूरा जो साउथ कोरिया है इसमें मुख्तलिफ जगहों पे इनके ये कैंप्स हैं, और तकरीबन तमाम कोरिया में नॉट सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ जो डीमिलिटराइज जोन है या जो वहाँ पे नहीं, बल्कि पूरे जो आप अगर मैप को देखें तो तकरीबन पूरे साउथ कोरिया में मुख्तलिफ जगहों पे कैंप्स हैं, एयर बेसिस हैं जहाँ पे अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद हैं, और ये उनके साथ मुआहदा हुआ है। अब जनाब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो है वो, अच्छा जापान में अगर हम देखें, जापान ने तो सरेंडर किया था ना जी। जापान ने तो प्रॉपर दूसरी जंग अजीम के बाद उन्होंने तो सरेंडर कर दिया था। तो उन्होंने जब सरेंडर किया था तो अगर सेकंड देखें तो वहाँ पर 50,000 फौज है अमेरिका की, यानी पैसिफिक में 28,500 मौजूद है परमानेंटली साउथ कोरिया में, और 50,000 फौज मुस्तकिल मौजूद है जापान में। जो सेकंड हम देखें तो जापान की हमें नज़र आ जाती है, वो सरेंडर हुआ था तो उसके बाद जापान की फौज मौजूद है, और ये 50,000। सही।
ठीक है, यूएस ट्रूप्स उनके 50,000 वहाँ, 28,500 वहाँ पे। ये अगर हम साउथ कोरिया की बेसिस को दोबारा नंबर्स देखेंगे ना ऊपर फर्स्ट स्लाइड में, तो हमें 28,500 वहाँ नजर आएंगे और 50,000 यहाँ नजर आएंगे। तो जो बड़ी अमेरिकन फोर्सेज हैं की जो बेसिस हैं वो आप समझ लेंगे वो पैसिफिक में है। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो मुस्तकिल ही बात कर रहे हैं कि भाई ये जो फौजें हमारी आपके पास हैं इनका हमें खर्चा दो, ये फौजें जो हमने आपके पास रखी हुई हैं इनका हमें खर्चा दो। एक तो फौजें हैं जी, दूसरा एक तो वो उधर रहती हैं, ऊपर से हमें खर्चा दो इनका। तो मतलब खर्चा दो। तो ये जो है ना ये 2019 में प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है 2019 में पहली जो ट्रम्प 1.0 था उसमें उन्होंने जापान से कहा था कि ये मैं 9th उस 2019 का बता रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि पेमेंट दो, पैसा दो, यूएस ट्रूप्स जो मौजूद हैं हमें खर्चा दो। और कितना खर्चा मांगा था उन्होंने? 8 बिलियन, रॉयटर्स 9 स्लाइड, 8 बिलियन साल का। उन्होंने कहा था 8 अरब डॉलर दो, ये 50,000 फौज तुम्हारे यहाँ रहेगी, जो भी करेगी खाए पिएगी जहाँ बैठेगी भी, इसकी हमें 8 बिलियन डॉलर्स हमें जापान दे। अच्छा उस वक्त वो जो है वो जापान जो है वो बिल्कुल हिल गया था। उसके बाद पिछले साल 2024 में ट्रम्प साहब ने साउथ कोरिया के बारे में कह रही है ये तो पैसा बनाने की मशीन है, ये तो पैसा बनाने की मशीन है साउथ कोरिया, और ये हमें जो है ये मैं 10th, ये हमें 10 बिलियन डॉलर्स दे हर साल, इसलिए कि वहां पे हमारी अमेरिकी फौज के अड्डे। अच्छा अब ये जो ये 10th, अब ये अजीब रौला है। देखें ना उनके लिए जो है ये उन्होंने कहा कि ये जो है, अच्छा फिर उसके बाद 6 देखें ना उनका जो साउथ कोरिया का मीडिया, वो कहते हैं कि ट्रम्प सेज मनी मशीन कोरिया शुड पे 10 बिलियन अ ईयर फॉर यूएस ट्रूप्स। वो 10 बिलियन यानी ये तो बड़ी अजीब सी बात है ना कि फौजें भी हैं, अड्डे भी हैं और पैसा भी दें जी। अब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने एक नई बात कर दी कल। उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो है ना, अच्छा साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने उनसे कहा कि हम 540 बिलियन की आपके पास शिप बिल्डिंग और बाकी आपके साथ। ट्रम्प मुतासिर नहीं हुए सही। उन्होंने कहा अच्छा 25 से 15% वो टैरिफ कर चुके हैं। 25% किए थे पहले इन पर भी और जापान पे भी, दोनों बड़े इत्तेहादी हैं जापान और साउथ कोरिया पे, लेकिन उसके बाद 25 से उन्होंने 15% कर दिए। उन्होंने कहा 540 बिलियन की हम सरमायाकारी करेंगे। प्रेसिडेंट ट्रम्प पे कोई खास असर नहीं हुआ, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक नया आइडिया दे दिया। उन्होंने कहा कि जितनी मिलिट्री बेसिस हैं आपके पास जहां पे हमारी फौजें मुस्तकिल मौजूद हैं, इनको अमेरिका का हिस्सा बना दिया जाए। यानी ये जो लैंड है साउथ कोरिया की, ये अमेरिका का ही हिस्सा ना बन जाए, बजाय से कि आप हमें पैसे देते रहते हैं तो ये हमारा ही हिस्सा क्यों ना बन जाए साउथ कोरिया। अब ये एक नया रौला पड़ गया वहां पे कि ये जो है ये क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प ने क्या बात, अच्छा वो उन्होंने कह तो दी, उन्होंने कहा ऐसे है कि खर्चा वर्चा आपसे लेना पड़ता है, इसलिए वो पूरा वो जमीन ही आप हमें दे दो ना साउथ कोरिया में। अब साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो इस धचके से निकल तो आए मतलब उन्होंने बात सुनी, क्योंकि दूसरी बात एक और भी की उन्होंने। लेकिन अब उनके यहाँ जो है ना एक फड़ा पड़ा हुआ है, ये 15th उनका जो लोकल मीडिया है वो यूरोप न्यूज एजेंसी में कोट करूँ 15th, ट्रम्प आइज ओनरशिप ऑफ लैंड साउथ कोरिया लैंड टू होस्ट यूएस मिलिट्री बेसिस। वो कह रहे हैं इसको दे दो ना, ये क्या थोड़े दिनों के बाद हम पैसे मांगते हैं तो पैसे दे दो, ये जमीन ही पूरे अड्डे हमें जगह दे दो, अमेरिका की स्टेट, ये सारा अमेरिका बन जाए उधर साउथ कोरिया में जैसे ग्रीनलैंड कनाडा तो साउथ कोरिया। अच्छा अब एक अजीब मसला उसके बाद जो है, अच्छा ये तो जाने से पहले बड़ा अच्छा हुआ कि ये जो कल मीटिंग हुई ना मंडे को, तो ये सैटरडे को जो जापानीज प्राइम मिनिस्टर हैं शिबा, उनके साथ मुलाकात हुई थी साउथ कोरिया के। अच्छा ये जहन में रखें कि साउथ कोरिया उन मुल्कों में से है जिनके ऊपर जापान ने बहुत मजालिम एक ज़माने में ढाए जब एम्पायर थी। तो ये कोई मेरा ख्याल से कोई 1961 के बाद कोई पहले प्रेसिडेंट हैं साउथ कोरिया के जो जापान गए हैं। जापान और साउथ कोरिया के दरमियान बहुत तलखियाँ हैं। वो
जापानीज एम्पायर के दौर 1910 से लेके 1945 तक कब्जा किया होता ना जापान ने। तो पुरानी तलखियाँ बड़ी ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो पहले प्रेसिडेंट हैं जो 1961 के बाद वो गए। और 1965 में 64 में शायद वो थोड़े से एक ट्रांजिट में एक प्रेसिडेंट को रुके थे। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट का जापान जाना जो है ये बड़ा एक अनहोना वाक़या। लेकिन अमेरिका जाने से पहले दोनों साथ गए, जो दोनों अमेरिकी इत्तेहादी हैं और दोनों जो हैं वो मतलब वो उनके साथ अजीब सूरत हाल प्रेसिडेंट ट्रम्प की है। अब जनाब कोरियन हेरल्ड ने फिर उसके बाद फैक्ट चेक लिखा, कैन यूएस गेट लैंड ओनरशिप ऑफ मिलिट्री बेस एट ट्रम्प रिक्वेस्टेड। उन्होंने पूरा फैक्ट चेक में जनाब कोरियन हेरल्ड ने निकाले हैं पुराने मुआहदे। उन्होंने कहा कोई लीज नहीं थी, कोई जब ये आए थे तो लीज नहीं, कागज़ कहीं खो गए हुए हैं, ना लीज थी ना रेंट था, ये तो ऐसे ही आए थे, एक मुआहदा साइन हुआ। तो वो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे होगा कि भाई प्रेसिडेंट ट्रम्प कहेंगे ये ज़मीन हमें दे दो। अच्छा, अब ये हो गया। अब साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का आर्टिकल देखिए, आफ्टर ट्रम्प टॉक साउथ कोरियाज ली हैज न्यू बर्डन। अब नई मुसीबत गले पड़ गई। वो टैरिफ कम करवाने गए थे शरीफ आदमी, वो यहाँ से यूएस वांट्स मिलिट्री बेस लैंड। अब लैंड चाहिए, प्रेसिडेंट ट्रम्प को लैंड चाहिए, ज़मीन चाहिए, वो लैंड परमानेंटली चाहिए। और ये जो है ना प्रेसिडेंट ट्रम्प को उन्होंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया। लेकिन जो एक तो ये बात कर दी, दूसरी उन्होंने बात की कि ऐसा है कि मैं मिलना चाहता हूं। अभी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट से कह रहे हैं कि ऐसा है कि मैं, पहले तो उन्होंने कहा कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं। सही। उन्होंने ये भी बात की कि मैं डिक्टेटर नहीं हूं, लेकिन ये है कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मैं डिक्टेटर बन जाऊं। ठीक है, ये भी उन्होंने बात की। मैं कोट कर रहा हूँ, टाइम 20th, मे बी वी लाइक अ डिक्टेटर, ट्रम्प सजेस्ट मैनी अमेरिकन वुड प्रेफर ऑटोक्रेसी। मतलब डिक्टेटरशिप हो कोई मसला नहीं है, अमेरिकन जो है वो मतलब वो ठीक है, मतलब वो खुशबाश हैं, उन्हें क्या मसला है। CNN 21 ट्रम्प सेज मैनी पीपल माइट वांट अ डिक्टेटर, यस मैनी ऑफ हिज पीपल। मतलब मैं नहीं हूँ, लेकिन अमेरिकन की अक्सरियत चाहती है कि डिक्टेटरशिप हो यहाँ पे। तो वो कोई मतलब मैं तो नहीं हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि डिक्टेटर होना चाहिए अमेरिका में। सही। अच्छा, दूसरी बात ये निकली इसमें से। तीसरी बात जो उन्होंने की वो ये की कि जो साउथ कोरिया के किम जोंग यून है जी, उनसे मैंने मिलना है। यानी वो किम जोंग उन जो अभी यूक्रेन में जिन्होंने जो रशिया के साथ लड़े, शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट, उनसे प्रेसिडेंट ट्रम्प कहते हैं मैंने मिलना है। सही। यानी नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से मैंने मिलना है। सही। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक है। अच्छा, ये पहले अटेम्प्ट हुई थी जब ट्रम्प 1.0 में, 3 दफ़ा ये मिल चुके हैं उनसे, 3 दफ़ा इनकी मुलाकात हो चुकी है नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट से। वो पीस डील फेल हो गई थी, कोशिश हुई थी, ये गए थे वहाँ। ये जो है ये बड़ा पसंद करते हैं, इनकी बड़ी। इन्होंने कहा कि वो जो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं जो कि प्यूटिन के इत्तेहादी हैं, उन्हें प्यूटिन और शी जिनपिंग सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई जानता है तो मैं हूँ। मैं नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट को सबसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलूँ। ये भी बात की इन्होंने प्रेसिडेंट ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब ये जो बात है, अब ये अब आप सोचें कि साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन पर क्या गुजरी होगी कि ये जो हैं ये उन्होंने कहा कि मैं उनसे मिलना चाह रहा हूँ। साथ ही उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम दोनों, यानी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया और जो अमेरिका, हम दोनों मिलके क्यों ना एक साथ इकट्ठे चाइना चलें। चाइना शी जिनपिंग से मिलने जब जाएं तो हम इकट्ठे चलते हैं वहाँ पर। ये इस साल मैंने मिलना है वैसे प्रीमियर शी जिनपिंग से, तो अगर हम दोनों इकट्ठे ही जाके मिलें तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। सही। हम दोनों इकट्ठे चल के मिलते हैं, क्योंकि मैंने मिलना है शी जिनपिंग से, तो तुम भी साथ चलो तो अच्छा हो जाएगा। और मैंने नॉर्थ कोरिया के
प्रेसिडेंट से भी मिलना है। अब जनाब चाइना का उस पर रिस्पॉन्स आया है 22 ग्लोबल टाइम्स, ट्रम्प प्रपोजेस टू साउथ कोरियाज ली, 22 ग्लोबल टाइम्स, टू विजिट चाइना टुगेदर एट यूएस साउथ कोरिया लीडर समिट, रिमार्क्स सेंड सबटल पॉजिटिव सिग्नल। एक्सपर्ट्स के नाम पे डाल के चाइना ने वेलकम कर दिया कि भी आना चाहते हैं तो आ जाए, खैर जी आया नू। मतलब प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो उन्होंने कहा कि तुम भी साथ चलो, मैंने मिलना तो है जी, तो तुम भी साथ चलो। उन्होंने कहा जब साउथ कोरिया जो है वो चाइना के तो मध्य मुकाबले क्वाड खड़ा हुआ सारा, और जापान तो वो कह रहे हैं साथ चलो, कोई इशू नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने 6 लाख जो चाइनीज़ हैं उनको उन्होंने अमेरिका में वीज़ा देने का ऐलान कर दिया, यानी डबल चाइना को। चाइना के 3 से 6 लाख कर दिए जिनको स्टूडेंट्स को वो वीज़ा देंगे। अच्छा, तो ये जो है ये चाइना फॉरेन मिनिस्ट्री ने फिर इस रिस्पॉन्स किया 23 चाइनीज फॉरेन 23 ग्लोबल टाइम्स को कोट कर रहा हूँ कि रिस्पॉन्स टू ट्रम्प्स क्लेम दैट ही इज एक्सपेक्टेड टू विजिट चाइना दिस ईयर और शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स, यानी अभी 2-3 महीने तो रह गए आखिरी साल का, तो उसमें उन्होंने कहा है कि भाई वो आना चाहते हैं तो बिल्कुल आएँ, इसको हम अरेंज करते हैं और ये वो। तो इनकी मीटिंग जो है ये कहीं है मौजूद, लेकिन इसकी टाइमिंग जो है ना ये बड़ी अजब सी हैं। उसकी वजह ये है कि वो जो नॉर्थ कोरिया के साथ मिलना चाह रहे हैं, नॉर्थ कोरियन जो है ना, ये देखिए ना 5th रॉयटर्स को मैं कोट कर देता हूँ, ट्रम्प वांट्स टू मीट नॉर्थ कोरिया स्किम दिस ईयर, ही टेल साउथ कोरिया। अब साउथ कोरिया पे क्या गुजरी होगी आप सोचें ना, एक उनका लैंड दे दो जी, एक ये कि चाइना हमारे साथ चलो, और दूसरा ये कि मैंने मिलना है इस वक्त उससे, जो कि अच्छा साउथ कोरिया के अंदर ये बड़ी शिद्दत के साथ ये एहसास है कि भाई हम अपना न्यूक्लियर डेवलप करें, हम कोई अपनी डिफेंस पे जाएं, मगर मसला ये कि 28,500 फौजों कैसे निकालें। वो तो कह रहे हैं अब जगह ही दे दो हमें। वो अरब का ऊँट होता है ना, वो आया और उसके बाद अरब बाहर था और ऊँट अंदर था खेमे के। तो ये बिल्कुल वैसे किस्सा है कि वो फौज आ गई और उसके बाद जो है वो अरब बाहर है खेमे के अंदर और ऊँट बैठा हुआ है। उन्होंने कहीं जगह ही दे दो ना हमें परमानेंट, तुम लोग इधर उधर कहीं नॉर्थ कोरिया से दोस्ती वोस्ती किलो, पता नहीं क्या प्रेसिडेंट ट्रम्प के जहन में उन्होंने बहरहाल आइडिया दे दिया, वो सुन रहे हैं चुप करके साउथ कोरिया की। अच्छा, अब ये जो है ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जो जैपनीज़ हैं उनके साथ एक उन्होंने ईस्ट चाइना सी, ईस्ट एक तो है ना, साउथ चाइना सी तो नीचे है ना, ऊपर अगर नॉर्थ की तरफ चले जाएं तो ईस्ट चाइना सी है। ईस्ट चाइना सी जो है वो यानी आप इस तरह से समझें कि अगर हम 11 देखें ना तो हमें इसमें ये जो सी ऑफ जापान ऊपर हमें ईस्ट चाइना सी भी नजर आएगा। 5th दिखा दें अगर मैप हो तो ईस्ट चाइना सी ऊपर है और येलो रिवर ऊपर है, फिर उसके बाद ईस्ट चाइना सी है, फिर वो नीचे साउथ चाइना सी है, और फिर वो जो है ना उसके बाद वो फर्स्ट आइलैंड चेन आती है, काफ़ी डिटेल में डिस्कस है। ये इस मैप को ज़रा ध्यान में रखें जी। अब जो फर्स्ट चाइना सी है ना, ये ऊपर येलो और फर्स्ट ईस्ट चाइना सी, तो यहाँ तो चाइना और कोरिया है आमने सामने, नीचे फिर वो डिस्प्यूटेड हैं ताइवान और वो साउथ। हमारा चूँकि ज़्यादा जहन जाता है साउथ, अगर हम इस मैप को थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो हमें इसमें साउथ चाइना सी भी नज़र आ जाएगा। तो ऊपर ईस्ट चाइना सी है जो जापान और उधर कोरिया, और फिर नीचे यहाँ पे जाएं तो हमें स्पार्टले आइलैंड्स और ये वगैरह वगैरह सारा नज़र आता है, फिलीपींस और ये सारा इशू। लेकिन ईस्ट चाइना सी की भी वही इंपॉर्टेंस है, बल्कि शायद इक्वली है या ज़्यादा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ईस्ट, क्योंकि वहाँ जो है वो सामने जापान है और कोरिया। तो चाइना के लिए ये पूरा का पूरा जो है ये पैसिफिक चाइना के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब जनाब वहाँ जो है वो कुछ तलखी पैदा हुई ईस्ट चाइना सी में जापान की और चाइना की। और जापान जो है वो इसलिए थोड़ा सा एक इन दिनों ज़रा परेशानी और एक आप होते हैं ना कि थोड़ा सा वो उलझा हुआ है। उसकी वजह यह है कि जापान की जो शिकस्त है वो विक्ट्री डे मना रहा है ना चाइना। 3 सितंबर को जो विक्ट्री डे हो रहा है जिसमें प्यूटिन भी आ रहे हैं और ये सारे आ रहे हैं, तो ये तो असल में चाइना की जापान की डिफीट हुई थी ना, जापान ने सरेंडर किया था दूसरी जंग अज़ीम में, तभी तो
वहाँ पर 50,000 फौज है, उन्होंने सरेंडर कर दिया था जापान ने, जापानीज एम्पायर ने। तो जापान के खिलाफ अब जापान सामने मौजूद है और यहाँ विक्ट्री परेड हो रही है, और तारीखी विक्ट्री परेड है चाइना की, तारीखी विक्ट्री। तो प्रेसिडेंट पुतिन भी आ रहे हैं सारे, और पूरे आसियान के मुल्क आ रहे हैं सारे। तो अब जनाब जो इशू है, मैं वक्फे पे जाने से पहले एक बात है, एक तो यह है कि चंद घंटों के बाद इंडिया पे 50% टैरिफ, और 50% टैरिफ जो है उसको आप ज़रा मेरे ख्याल से ब्रेक ले लें, उसके बाद मैं बात करता हूँ कि 50% टैरिफ के अलावा इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी एक और इस वक्त एक पता नहीं उनकी क्या उनके जहन में है, उनके और जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है वो एक अजब सा वो उन्होंने ऐलान किया है, और वो मैं वही बात है कि उसको मुझे समझ नहीं आया कि इस मौके पे ये बात करने की क्या ज़रूरत थी। आप वक्फा लें, फिर उसके बाद बात करते हैं और यूक्रेन और गजा की तरफ बढ़ते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से पहले ही बहुत मुतासिर हुआ है। चेयरमैन NDMA की जानिब से कहा गया है कि इसकी शिद्दत में 22% अभी तो चल रहा है। अभी तो ये बारिशें इस दफ़ा भी हो रही हैं, और ये नहीं कि बारिशें हो रही हैं बल्कि ये पूरा साल और आगे किस तरह से मौसम तब्दील होते हैं ये देखना है हमें। आज मैंने आपसे कहा ना कि चंद घंटों के बाद जो है ये 50% टैरिफ आयद होने जा रहे हैं इंडिया पे। अच्छा, ये मेरा ख्याल है कि ये किसी ना किसी तरीके से, और ये सिर्फ इंडियन प्राइम मिनिस्टर बता सकते हैं और जयशंकर जी बता सकते हैं क्या हुआ, ये मामला क्या चल रहा है। देखिए, उसके नतीजे में तमाम भारत का नुकसान हो रहा है ना, तो उनके अपने अवाम को बताएं कि ये मामला ख़राब कहाँ हुआ। मैं सिर्फ आपको टाइम्स ऑफ इंडिया की फिगर्स बता रहा हूँ। 28 स्ट्रेटेजिक शॉक, डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ टू हिट 66% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू US, चाइना एंड वियतनाम सेट टू गेन। लेकिन जो रिपोर्ट है वो कुछ और, इन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि जी इसमें 26 जो है वो, अगर आप शुरू से देखें, इंडिया फेसेस अ सीवियर रिडक्शन इन एक्सपोर्ट्स टू US, ये हो जाएगी 86.5 बिलियन से 49.6 बिलियन तक। पहली बात तो ये नुकसान होगा, ठीक है ना। कहाँ 86.5 बिलियन, अमेरिका जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। दूसरा जो बात वो कह रहे हैं कि इतना ड्यूटी फ्री रहेगा, ये रहेगा शरीफ, अच्छा 50%। फिर उसके बाद, लेकिन इसका जो पांचवा पॉइंट है ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन टैरिफ्स के नतीजे में फ़ायदा किसको होगा। इन टैरिफ्स को लगाने के नतीजे में इंडिया का तो नुकसान होने जा रहा है, फ़ायदा किसका होने जा रहा है ये देखें आप। चाइना, वियतनाम, मेक्सिको, टर्की अलोंग साइड पाकिस्तान, नेपाल, ग्वाटेमाला एंड कीनिया आर पोजीशन टू बेनिफिट। अब इशू ये है कि चाइना का भी फायदा होने जा रहा है, वियतनाम का भी, इंडिया के ऊपर टैरिफ लगने से। चाइना, वियतनाम, पाकिस्तान, टर्किया, ठीक है ना। तो ये जो है ये, और अब भी देखें, अगर ये थर्ड हम देखें तो US इज द बिगेस्ट मार्केट फॉर इंडिया स्टिल। इसको ठीक कैसे करना है ये उनका काम है, क्योंकि वो तो सेकंड फर्म भी हायर हो गई, उसको पैसे भी दे दिए, वो टैरिफ आ रहा है रात से। उन्होंने नोटिस जारी कर दी है अभी थोड़ी देर पहले अमेरिका ने कि हम टैरिफ जो है आज लगा देंगे, लगने वाला है टैरिफ। लेकिन इसमें जो दूसरी बात है वो ये है कि देखें, ये SCO की समिट बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये इसमें बर्फ़ पिघलती जाते यहाँ से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी सारे, लेकिन वो डायरेक्ट चाइना नहीं जा रहे, बल्कि चाइना जिसके खिलाफ ये विक्ट्री हो रहा है, विक्ट्री परेड हो रही है, या जो जिनके साथ तलखी है उनकी, वो जापान जा रहे हैं पहले। जब भाई आप ये तो देखें, इनका फॉरेन ऑफिस या खुद डिसाइड करते हैं। आप जापान के तो बेशुमार चक्कर लगाए हैं ना उन्होंने, 8-10 चक्कर लगा चुके हैं। जापान का चक्कर लगा के आ जाते हैं, इसको चाइना ये पहले जापान जाएंगे इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी, और जापान से चाइना जाएंगे। यानी आप एक अजीब सी एक फॉरेन पॉलिसी है जो समझ से बाहर है कि पहले भाई इस चक्कर में आप ये जो टूर है इसको आप रखते चाइना स्पेसिफिक, ताकि एक मैसेज जाता कि भाई आप ज़रा को पोजीशन ले रहे हैं दुनिया में। पहले आप जा रहे हैं जापान, और जापान से जा रहे हैं चाइना।
अच्छा, और जापान जाने से पहले भी जी। भाई ये नहीं कि जापान ना जाए, उनको सब कुछ है, वो मुल्कों के साथ ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि एक सूरत हाल ऐसी है ना। अच्छा, और जापान जाने से पहले क्या आज इन्होंने वो दिए है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं रॉयटर्स 30th इंडिया बैक्स क्वाड, यानी क्वाड कहाँ है? क्वाड तो है ही नहीं। इंडिया बैक्स क्वाड हेड ऑफ मोदी जापान विजिट, उधर से यूएस से स्ट्रेन एंड टाइज। तो आप इस वक्त जापान जाके कह रहे हैं कि क्वाड क्वाड की पिक्चर में है ही नहीं प्रेसिडेंट ट्रंप के। उसके बाद जो है वो, मैं द हिंदू को कोट कर रहा हूँ, पीएम विजिट टू जापान, क्वाड एन इम्पॉर्टेंट फोरम फॉर पीस एंड स्टेबिलिटी इन इंडो पैसिफिक। यानी वो पहले जो है वो जाएंगे 29th, 2 दिन जापान और फिर 2 दिन चाइना, यानी इक्वली वो रख रहे हैं जापान को चाइना के। हालांकि इस वक्त मेरा अपना ख्याल है अगर दुनिया को मैसेज कन्वे करना था तो ये चाइना के पास ही जाते। क्वाड का जो नाम ही ना लेते ना, इसको कहने वैसे ही जा रहे हैं हम चाइना अपनी ट्रेड बात, क्वाड का फिर जिक्र कर दिया। और ये जो है ना, ये एक मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वो खुद ही बता सकते हैं कि इस मरहले पे उन्हें ये क्वाड का जिक्र करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि क्वाड कहीं है। अच्छा, ये आप ध्यान में रखें कि इशू सारा का सारा वही है। यानी मैं 49th कोट कर रहा हूँ, यूक्रेन का आज का जो कीव इंडिपेंडेंट है वो कह रहा है, जो उनके पास चीज़ें हैं वो ही कह रहे हैं कि 49th इंडियाज रिचेस्ट मैन रिपोर्टेडली मेड ये 424 मिलियन फ्रॉम रशिया ऑयल एंड हेल्प फ्यूल पुटिन्स वॉर। ये वो बात है जो अमेरिकन भी कर रहे हैं। वो कौन है? जनाब मुकेश अंबानी। और ये जो है न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइकून्स हु प्रॉफिट फ्रॉम इंडिया थर्स्ट फॉर रशियन ऑयल। देखिए ना, बात यह है कि या तो आप एक मुकेश अंबानी को फेंक दें अंडर द बस और आगे निकल जाएं अमेरिका के साथ। फाइनेंशियल टाइम्स 51st, यूएस इंडिया, इसकी बेस कौन है? बुनियाद को आप चाहते हैं ना, आप कहते हैं यार ये छोड़ दो, इतना मतलब काफ़ी हो गया, तो अब हम छोड़ देते हैं ज़रा और आगे निकलते हैं, क्योंकि ये इस तलखी की वजह जो है वो एक मुकेश अंबानी है, जिन पे पहले ही वो बेशुमार इशू चल रहे हैं। और उसके बाद ब्लूमबर्ग 52nd, बिजनेस सेज कि इंडिया रिचेस्ट फैमिलीज बेनिफिट फ्रॉम रशिया डील्स। और साथ ही अब देखें ना, मुकेश अंबानी को बचाने के लिए, चूंकि वो गुजरात से हैं, तो पूरा का पूरा फड्डा, और वो कह रहे हैं कि जी ये तो जो है ये चूंकि रिचेस्ट फैमिलीज को फ़ायदा हुआ है इससे, या तो ना आवाम को हो रहा होता, ये होता, बीच में से वो कट निकाल के उन्होंने पैसे अपने निकाले, तो इसलिए वो अमेरिका कह रहा है कि ये तो, और उन्होंने आज फिगर छाप दी है। साथ ही अमेरिका को ये पता है कि ये 53rd कि वाई रशिया इंडिया चाइना रिबूट वोंट लास्ट, ये वैसे ही है। मतलब पहले जाने से पहले चूंकि आपने कह दिया कि हम तो क्वाड के साथ, उन्होंने कहा, ब्लूमबर्ग में रिपोर्ट छुपी हुई है कि ये जो है ना, ये उस तरफ जा नहीं सकते, ठीक है, रशिया इंडिया की तरफ जा नहीं सकते, आएंगे तो हमारे पास ही आएंगे, तो वो भी मैसेज नहीं जा पा रहा। अच्छा, ये मैं पर्सनल उनका इशू है, लेकिन चूंकि ये ग्लोबल एक इशू चल रहा है पिछले 10-12 सालों से, तो आज उसके ऊपर एक फैसला आया है, तो वो भी मैं थोड़ा सा करूँ। मैं ज़ाती उस पर पॉलिटिक्स पे नहीं जा रहा। वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी की डिग्री है, वो जो उन्होंने 1978 में बीए किया था, उसके ऊपर आज तक फड्डा चल रहा है कि वो डिग्री असली थी कि जाली थी। और ये एक इंटरनेशनल इशू बना हुआ है पिछले 10-11 सालों से। इतना बड़ा इंटरनेशनल इशू बन गया था कि टाइम्स यूके ने 46th ये उन्होंने कहा था 3rd डिग्री, वो जो चले गए थे वो फेक क्वालिफिकेशन वगैरह वगैरह। और उसके बाद ये 2016-17 में शायद 47 हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा था यूनिवर्सिटी के डिग्री ऑथेंटिक है, एडमिट्स हुए, इसमें माइनर एरर्स हैं वगैरह वगैरह। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा। फिर ये डिग्री का चक्कर चलता रहा, ये उनके 48 वो डिग्री फेक है, वो केजरीवाल चले गए, फलाना डिमाकन आगे पीछे। लेकिन इसमें इशू ये है कि वो आज उनकी तरफ से शायद ये एक ऑर्डर आ गया है इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी के हक़ में कि वो जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी डिग्री जो है पब्लिक के सामने शो करें। तो ये लेकिन वो एक मुस्तकिल जो है ना, अंदर ही अंदर वो एक उनके इंटरनल पॉलिटिक्स में। लेकिन जो कि मैंने कहा ना, टाइम्स के अंदर ये स्टोरी छपी हुई है माजी में, तो इसलिए उनके हाई कोर्ट ने कहा है कि 43rd प्राइम मिनिस्टर मोदी डिग्री इज पर्सनल इंफॉर्मेशन, दिल्ली यूनिवर्सिटी डज नॉट हैव टू डिस्क्लोज। अब ये जो है ये एक नया है कि भाई डिग्री क्या थी। बहरहाल डिग्री तो डिग्री होती है, ठीक है, तो डिग्री के ऊपर एक फड्डा पड़ा हुआ है इंटरनल। लेकिन ये जापान जाने की
और इसमें चले जापान भी चले जाए ना, एक मुल्क जाते हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं, जैसे साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट गए जापान इतने सालों बाद, उन्होंने ट्रेड के ऊपर बात की, क्वाड का जिक्र करने की कहाँ जरूरत है, अमेरिका और ख़ास तौर पे अब चाइना को ऑफेंड कर रहे हैं। तो वो बहरहाल एक अजीब सा एक पॉलिसी है, वो देखने कैसे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ जो है वो ये है कि टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है जनाब ये एग्रीमेंट, और अभी सिक्योरिटी कैबिनेट पूरा इसराइल बंद है। सही। इसराइल की सड़कों पे आग लग रही है, हंगामे हो रहे हैं जनाब, सारे, और वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है। और वो कतर ने आज ऑफिशियली, ये कतर की तरफ से बात गई है कि हमास और सारी पार्टियां सब इसके ऊपर तैयार हैं। ये ध्यान में रखें कि कतर जो है वो इसमें मेन मीडिएटर है। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस वक्त कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया और सारे मुल्क एक तरफ होंगे और इस नेतन्याहू एक तरफ होगा, जिसकी पब्लिक ही सड़कों पे है, और कल जो शहादतें हुई हैं वहाँ पे। अब जनाब उनकी सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास हो रहा है, और सिक्योरिटी कैबिनेट के इजलास में वो आज फाइनल करेंगे कि हमने ये इसको क्या करना है, यानी रास्ता तलाश करेंगे कि इसमें से कैसे निकलना है, इसमें से अब आगे क्या, अब व्हाट नेक्स्ट। और ये जो है ये जहन में रखें कि जो चाइना ने भी आज कहा है कि इमीडिएट सीज फायर की बात की है चाइना ने, और गज़ा में चाइना ने क्लियर कर दिया है कि गज़ा की तरफ दोबारा आप जो प्लान कर रहे हैं मिलिट्री का, उस ऑफेंसिव को आप रुक जाए नेतन्याहू। और ये बात प्यूटिन ने भी की थी, मगर फिर इन्होंने कल शहीद किया वहाँ पे लोगों को। तो नेतन्याहू, दूसरा मैं इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे ये बता दूँ कि जो एक तो वहाँ पर एक बड़ी अजीब आज इन्होंने एक जो डिस्कशन शुरू हो गया है वहाँ पे, वो ये शुरू हो गया है कि जो रशिया और चाइना का फुटप्रिंट है, उनका जो फुटप्रिंट है वो रेड सी, इंडियन ओशन, ये जिबूती से शुरू करें, ये पोर्ट सुदान तक चले जाएं, उसके बाद आप आगे आगे जो है वो, मतलब जिबूती पे तो थे पहले ही, लेकिन अगर आप यहाँ पे जाएं और हम ये 9th देखें अगर स्लाइड, तो ये हमें रशिया हमें नज़र आ रहा है, इजिप्ट के साथ वो अपनी मशकें कर रहे हैं रशियंस, और वहाँ पर जो है वो उनके साथ ये जो उनकी जे सीरीज़ है चाइना की, वो इजिप्ट के साथ है। फिर उसके बाद जो है ये तारतस पे मौजूद हैं। फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा जो चाइना और इनका जो फुटप्रिंट है, अगर आप एड देखें तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो चाइना के चल रहे हैं, तो तंजानिया, ये ज़ंज़िबार, उसके बाद ये उसमें कोलंबो, फिर ये हम्बनतोता, फिर उसके बाद ये मदगास्कर, फिर, और ये तो सारा मैं आपको बता रहा हूँ ये जो कि इंडियन ओशन रीजन में है। लेकिन अगर आप इसके साथ मिला लें, अगर आप इसके साथ मिला लें चाइना, इसके अभी ये हूतीज़ के बगैर है, हूतीज़ को आप छोड़ दें, हूती जो रेड सी के हूतीज़ हैं वो तो एक नई पावर इमर्जो के सामने आ गई है ना। ये तो मैं वो बता रहा हूँ जो फुटप्रिंट ऑलरेडी मौजूद है, और इसमें आप इंक्लूड कर लें साहिल को, वो बुर्किनो फासो और माली और नाइजर को, जहाँ पे मुकम्मल तौर पे रशिया का फुटप्रिंट आ चुका है, और चाइना, और साथ ही आप इसमें जो इजिप्ट का ग्रैंड डैम है और बाकी सारे मामला। तो ये जो फुटप्रिंट है रेड सी के अंदर सारा का सारा, ये अब मुकम्मल तौर पे चाइना, और क्योंकि अमेरिका तो चला गया ना यहाँ से, वो तो भेजे उन्होंने जहाज, हूतीज़ ने हमले किए, फिर ये हुआ, फिर वो ईरान के साथ जो है वो बातचीत शुरू करनी है उन्होंने, वो उधर। तो ये एक इतनी कॉम्प्लेक्स, और ये टेबल पे पड़ा हुआ है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं, ये सऊदी मीडिया में कोट कर रहा हूँ, 40th मीडिएटर कतर सेज के स्टिल वेटिंग फॉर इजरायली रिस्पॉन्स टू गजा सीज फायर प्रपोजल। अब उनका इजलास शुरू हो गया है। कल जो शहादतें हुई हैं मीडिया की, उन ईरान के एम्बेसडर को उन्होंने आज कहा मुल्क छोड़ने के लिए, ऑस्ट्रेलिया ने, क्योंकि वो गज़ा के लिए आवाज़ उठाना कुछ और है, और बाकी अगर आप मुजाहिरे करेंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको, ईरान उसमें था नहीं था, वो बारह जो भी था वो ये मामलात में चलते रहते हैं, तो वो तलखी पैदा हुई है सफारती मामलात पे। लेकिन ये है कि EU के 209 यूरोप के सफारतकारों ने साबिक मौजूदा उन्होंने EU के अपने ममालिक को ख़त लिखा है कि ये सीज़ फायर के अंदर, यूरोप के अंदर एक रोल प्ले करें। पूरी दुनिया इस वक्त ये जो शहादतें इतने अरसे से हो रही हैं, अब तो बहुत ज़्यादा,
तो अब कतर ने आज ये कहा है कि जी ये टेबल पे पड़ा हुआ है, चाहें तो सारे के सारे लोग छोड़ दें, चाहें तो किस्तों में छोड़ें, लेकिन जल्दी छोड़ें। और ये मैसेज ज़रा कतर की तरफ से बड़ा स्ट्रेट मैसेज गया है, बड़ा ये मैसेज जो है, जिसके बाद सिक्योरिटी कैबिनेट का इजलास शुरू हो गया है और सिक्योरिटी कैबिनेट जो है वो उसमें तय करेगी कि हमने जो है वो ये कैसे करना है, क्या रास्ता तलाश करना है, कैसे बाहर निकलना है। लेकिन ये है कि इनके असल जो बात है वो ये है कि ये जो फुटप्रिंट है इसके ऊपर, और आज उन्होंने एक नई टर्म वहाँ पे, मैं मीडिया सुन रहा था उनका, तो उन्होंने वो पहले तो था शिया क्रेसेंट और ये सारी टर्म्स इस्तेमाल होती थी एक ज़माने में। अब वो कह रहे हैं कि हम चारों तरफ जो हैं वो हमारे सुन्नी ममालिक आ गए हैं, और ख़ास तौर पे कतर और तुर्की और ये सारे जो हैं सुन्नी ममालिक। अब मतलब वो बिल्कुल अजीब व गरीब किस्म के सहल में बात चल रहा है। तो वो अगर थोड़ा सा मिक्स रहता कि अहले तशी भी मजबूत रहते, सुन्नी भी मजबूत रहते, तो आपस में हमें कोई मौका मिल सकता। तो इस किस्म की गुफ्तगू हो रही है कि लड़ाई झगड़ा करवाते रहते, लेकिन अब जाके सारे जो हैं वो आ गए तो हमें फ्यूचर में बड़ा मसला होगा, यहाँ पे छोड़ देना। इस तरह की वहाँ पे बकबक झिक चल रही है। असल बात है कि सीज़ फायर का ऐलान कैसे होता है, दो रियासती हल का अनाउंसमेंट कैसे होती है, और कतर की तरफ से जो आज मैसेज गया जिसके बाद ये सिक्योरिटी और चाइना ने मैसेज भेजा है नेतन्याहू को कि गजा की तरफ आप फौजी पेशरफ नहीं करेंगे। जी बहुत शुक्रिया ब्रिटेन के बाद। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचा। जुस्मेरा सलीम को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान। जी डॉक्टर साहब, इस दुआ के साथ कि जल्द से जल्द कोई अच्छी खबर आए वहाँ से, गजा से जंग बंदी की, और दुआएं उनके लिए बहुत सी। अपना दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।